हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन की अवधारणा। पिछले वीडियो में आपने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और उसके संबंधित उसमें आम व्यक्तियों की भागीदारी आदि को समझने का प्रयत्न किया था। इस वीडियो में हम देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में किस प्रकार सहायक होता है। सामाजिक आंदोलन की अवधारणा एवं परिप्रेक्ष्य। पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र में आम व्यक्ति यानी हमारे अपनी भागीदारी के बारे में जानने की कोशिश की। हमने देखा कि लोकतंत्र में अलग अलग माध्यमों से शासन में भागीदारी की व्यवस्था की जाती है। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए वयस्क मताधिकार, सक्रिय दबाव समूह, मीडिया की भूमिका आदि महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा भागीदारी के कोई अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। आमतौर पर एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मतदान शासन के द्वारा ही मतदान, अपनी बात बोलने और स्वतंत्रता, समूह बनाने और की स्वतंत्रता आदि अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मजबूती इसी में है कि व्यक्तियों को उसमें लगातार ऐसे और साधनों का प्रयोग किया जाता रहे जो कि शासन में भागीदारी बढ़ाते हों या शासन को विभिन्न सामाजिक तबकों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। सामाजिक आंदोलन किसी देश के समाज में किसी समूह द्वारा अपनी मांगों के लिए मिलकर किया गया प्रयास होता है। यहाँ पर हम हमारे देश से कुछ आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लोकतंत्र में जितना अधिक जनता अपनी भागीदारी निभाएगी वह लोकतंत्र उतना ही सफल होगा। और इस उद्देश्य के लिए हमने पिछले पार्ट में बहुत कुछ जानकारी हासिल की, जिसमें दबाव समूह, व्यावसायिक हित समूह और लोकतांत्रिक सहभागिता के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा भी और बहुत कुछ साधन हो सकते हैं जो कि लोकतंत्र को अधिक शक्तिशाली और सक्षम बनाने के लिए कार्य करते हों, जिनमें है सामाजिक आंदोलन। कुछ ऐसे सामाजिक आंदोलन जिसमें जनता अपनी सहभागिता निभाती है। सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र सहभागिता कैसे प्रभावित करते हैं, इसे हम इससे आगे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। पहला है नियमगिरी में डोंगरिया कोंडाओं का आंदोलन। छत्तीसगढ़ के पूर्व में उड़ीसा राज्य है और उड़ीसा राज्य में एक नियमगिरी पहाड़ी है जिसमें बॉक्साइट अर्थात एल्यूमिनियम अयस्क के भंडार हैं। राज्य सरकार ने इसके खनन के लिए एक कंपनी से 2004 में करार किया, जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यह एक वन्य क्षेत्र था। वन्य क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर खनन के लिए या खदान लगाने के लिए वन विभाग की अनुमति भी जरूरी होती है। और किसी तरह कंपनी ने यहाँ सभी जरूरी और आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त कर ली और अनुमति भी प्राप्त कर ली। 27 जनवरी का दिन था और 2009 में कंपनी ने अपनी मशीनों के साथ खनन प्रारंभ करने के उद्देश्य से उस क्षेत्र में पहुंची। लेकिन उसी दिन सुबह से उस क्षेत्र में रहने वाले नियमगिरी के जनजाति लोग जो थे वह वहां पर उस पहाड़ी के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए और देखते ही देखते इनकी संख्या जो है 10,000 से अधिक हो गई। महिला और पुरुष इसमें हजारों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई। हाथ से हाथ जोड़ के एक मानव श्रृंखला बनाई और पूरी नियमगिरी पहाड़ी को घेर लिया और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों के पास कुछ तख्तियां भी थी जिस पर कुछ कोटेशन लिखे हुए थे। वेदांत वापस जाओ, नियमगिरी में खनन बंद करो, इस प्रकार के कुछ वाक्यांश लिखे हुए थे। इस घटना के कारणों को समझने के लिए का प्रयत्न करते हैं कि यह घटना क्यों घटी। सरकार का मानना था कि विकास के लिए इस परियोजना की आवश्यकता है और इस परियोजना के वे 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाली एल्यूमिनियम रिफाइनरी और 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाला बॉक्साइट खान कालाहांडी जिले में के लंजीघर
में 75 वाट मेगावाट बिजली इस संयंत्र का निर्माण होना था और सबके लिए 4,000 करोड़ रुपए के निवेश क्षेत्र में होना था, जिससे वहां रोजगार के अवसर बढ़ते। सरकार ने एक बिजली कारखाना लगाने का विचार किया था और 75 मेगावाट बिजली कारखाना लगाने का निर्णय लिया गया। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि एल्यूमिनियम और बॉक्साइट जो है बिजली के उपकरण बनाने का एक महत्वपूर्ण धातु है। तो इस प्रकार से सरकार को इस धातु की अर्थात बॉक्साइट और एल्यूमिनियम अयस्क की आवश्यकता थी। इस कारण उन्होंने यहाँ पर खनन कार्य करने का निर्णय लिया। दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने को जब से इस खनन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तब से वे इसका विरोध कर रहे थे। यहाँ के नियमगिरी क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय निवासी हैं, जो आदिवासी निवासी हैं, एक जनजाति क्षेत्र है ये नियमगिरी। यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती हैं वे कोंडरिया कोंड और डोंगरिया कोंड और डोंगरिया कोत और कुछ अन्य जनजातियाँ जो लंबे समय से निवास करती हैं। उनका मानना था कि नियमगिरी पहाड़ी का नाम नियमराज पेनू नामक एक राजा के नाम पर पड़ा था। नियमगिरी पहाड़ी का नाम जो है नियमराज पेनू नामक एक राजा के नाम से पड़ा था। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां आज भी इस पहाड़ी की पूजा नियम राजा के रूप में करती है। उनका मानना था कि उनकी रक्षा नियम राजा करेंगे। वे लोग नियमगिरी क्षेत्र में मिलने वाले वन्य और वन्य जीव, नदी, झरनों आदि को ही अपनी संपत्ति मानते थे और यही उनकी आजीविका का साधन भी था। इस प्रकार यहाँ रहने वाले लोगों ने जीवन का आधार नियमगिरी पहाड़ी और यहाँ से फैली हुई प्राकृतिक संपदा ही थी। अगर यहाँ खनन होता तो इन लोगों को यहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह बसाने का प्रयास किया जाता, जिससे कि इनकी आजीविका के साधन छिन जाते। इस कारण यहाँ के आदिवासियों ने इस पहाड़ी पर खनन का विरोध किया था और इस खनन के लिए जब सरकार और कंपनी के बीच समझौता हुआ था तभी से जनजातियां इस खनन परियोजना का विरोध कर रही थी। इसके लिए लंबा संघर्ष चला, लंबा शांतिपूर्ण संघर्ष किया। इसमें कुछ समाज सेवियों ने और कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने भी इनकी सहायता की। समाज सेवियों ने इनका सहायता की और जनजातियों की मदद की। सरकार द्वारा जनजातियों की मांग पर परियोजना की जांच के लिए कई समितियां बैठाई और प्रत्येक समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि यह गलत तरीके से इस कंपनी द्वारा गलत तरीके से खनन की अनुमति प्राप्त की गई है और पीसा एक्ट जनजातीय क्षेत्र में खनन के लिए पीसा एक्ट, जिसके तहत जनजातीय वनांचल की पंचायतों को कई अधिकार दिए गए थे, उसके तहत इसका उल्लंघन किया गया था। उसका उल्लंघन हुआ है और विभिन्न कमेटियों ने इस बात को स्वीकार किया कि जो कंपनी थी उसके द्वारा गलत तरीके से अनुमति प्राप्त की गई है और इसके लिए वनांचल और जनजातीय वनांचलों की जो पंचायतें हैं उन्हें कई अधिकार दिए गए थे पीसा एक्ट के द्वारा, उसका भी उल्लंघन किया गया है। नियमगिरी जनजाति लगातार जुलूस प्रदर्शन और वेदांत कंपनी के प्रवेश का विरोध करते रहे थे। उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय आया, जिसके अनुसार पीसा एक्ट के तहत जनजातियों को 12 ग्रामवासियों को इस बात के लिए मतदान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा या नहीं। अंततः सभी ग्रामवासियों ने एक मत होकर के खनन का विरोध किया। और इस प्रकार जनजाति लोगों ने नियमगिरी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों पर अपना परंपरागत अधिकारों की लड़ाई एक लंबे समय के बाद जीती थी। नियमगिरी एक पहाड़ी है
पहाड़ी में आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ घने जंगल हैं। आदिवासियों के लिए ये जंगल ही उनकी संपदा होती है। यदि यहाँ पर किसी प्रकार का खनन कार्य होता तो उनकी प्राकृतिक संपदा अर्थात वन क्षेत्र से को नुकसान पहुंचता और यही उनकी आजीविका का साधन था। कुछ समय बाद इन वनवासियों को यहाँ से हटा करके दूसरी जगह पर विस्थापित किया जाता या बसाया जाता, जो से उनकी आजीविका को नुकसान होता। और उन्होंने शांतिपूर्ण संघर्ष के द्वारा अपनी न सिर्फ आदिवासी की संस्कृति को बचाया बल्कि अपनी आजीविका को भी बचाया उन्होंने। और इस प्रकार शांतिपूर्ण संघर्ष से नियमगिरी आंदोलन समाप्त हुआ। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।